हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात की थी। इस लेक्चर में हम वहीं से शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखा था, वो ग्राफ ऐसा आया था। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर वेरी हाई है तब CV कांस्टेंट हो जाता है। और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल है? ये कांस्टेंट वैल्यू 3R इसके इक्वल आती है। यहाँ पर R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू 25 जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल हो जाती है। या फिर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी अगर हम लिखें तो ये वैल्यू अबाउट 6 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के इक्वल आती है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है? इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का ये मतलब है कि हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसकी मदद से हमें जो फॉर्मूला निकल के आता है CV के लिए, हम चेक करेंगे कि क्या वो फॉर्मूला इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो अब हम उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू du बाई dt। यहाँ पर U क्या है? U इज द इंटरनल एनर्जी। ऑफ द सिस्टम। हम इंटरनल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया और इसमें कोई गैस है। और मान लो यहाँ पर गैस के सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ही हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होगी। अगर हम इन सब की एनर्जी का सम ले लें, E1 E2 E3 E4 एंड E5, इन सब का सम आ गया इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं इनके पास किस किस तरह की एनर्जी हो सकती है। अब पहले ये जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, इनके पास कुछ एनर्जी है, ये मूव कर सकते हैं। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है। तो पहली चीज इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। और इनके पास कौन सी एनर्जी है? अब क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अपनी एक्सिस के बाद रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने की वजह से इनके पास जो एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी होगी। तो इनके पास रोटेशनल एनर्जी भी है। और अब ये मॉलिक्यूल
वाइब्रेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम CO2 का केस लें तो ये वाइब्रेट भी कर सकता है ये मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। अब ये है गैस का केस। तो यहाँ पर जो E1, E2, E3, E4, E5 है, जो एनर्जी है, इस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सभी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास हैं। इन तीन एनर्जीज के अलावा और क्या हो सकता है, और किस टाइप की एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल के पास? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकती है, मास एनर्जी भी हो सकती है, E=mc² वाली, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, इन तीनों फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। उन सब एनर्जीज का सम करने के बाद जो टोटल एनर्जी आई वो इंटरनल एनर्जी है। लेकिन हमें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स के लिए निकालनी। तो सॉलिड के केस में ये हमने एक सॉलिड बॉडी ले ली। अब जो हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है, क्या इसमें जो एटम्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हो सकती है? जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, जो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं जाते, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है। दूसरा, क्या रोटेशनल एनर्जी, ये एनर्जी तो नहीं है। दूसरा, क्या सॉलिड में जो एटम्स हैं उनके पास रोटेशनल एनर्जी हो सकती है? और जो एटम्स हैं वो घूम नहीं सकते सॉलिड में, तो उनके पास ये एनर्जी भी नहीं है। तीसरा, क्या एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट? हाँ, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो सॉलिड में जो एनर्जी है एटम्स के पास वो वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमें ये पता चल गया कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो हम सभी एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी निकाल लें, उनको सम कर देते हैं, तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव कर देंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ओवरऑल अब हमें क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी निकालनी है। लेकिन अब इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें? हमें इतना तो पता चल गया कि जो एटम्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? एटम अरेंज्ड कैसे हैं? अब अगर हम उसे देख पाएँ एटम्स को, सॉलिड के अंदर एटम्स कैसे अरेंज है और कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ पता ही चलेगा उसके बारे में। हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमें लगेगा अरे ये तो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देते क्योंकि वो तो हैं ही इतने छोटे। जैसे कि ये मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, इसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज हैं और कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। और चाहे मेरे पास माइक्रोस्कोप हो, चाहे कितनी ही अच्छी माइक्रोस्कोप क्यों ना हो, तो इसके अंदर कैसे एटम अरेंज हैं मैं ये बता नहीं सकता, और कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं नहीं बता सकते हम। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक मॉडल की ज़रूरत है। उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि एटम ऐसे अरेंज हैं और ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे पास पहली थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेटिस वाइब्रेशन, या फिर इसे हम डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ भी कहते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो थ्योरी है या फिर ये जो मॉडल दिया, इसमें हमने कैसे अज्यूम किया कि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं और कैसे वो अरेंज्ड है।
तो अब हम इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं। इसके क्या क्या पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट कि एटम्स इन दिस सॉलिड vibrate like harmonic oscillator. In three-dimensional space of lattice. Second, तो ये जो तीन पोस्टुलेट्स हैं, पहला पोस्टुलेट क्या है, एटम इन द सॉलिड वाइब्रेट्स, यानी कि अभी हमने देखा कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन नहीं है, तो एटम इन द सॉलिड दे वाइब्रेट्स लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहली चीज़ हमने मान ली कि जो वाइब्रेट कर रहे हैं एटम वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ऑसिलेशन ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑसिलेटर्स। इसका क्या मतलब है कि एक एटम जो यहाँ पर है और वो वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा एटम जो यहाँ पर है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसी तरह बहुत सारे एटम्स हैं, इसकी वाइब्रेशन का इस एटम की वाइब्रेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, ये कैसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सारे जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और वो कैसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब यह है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि हम जो इसकी एनर्जी निकाल रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से निकाल रहे हैं। तो जो इन तीनों पोस्टुलेट्स हैं इसमें जो पॉइंट जो नोट करने की बात है वो है पहला हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले पॉइंट से, सेकंड पोस्टुलेट में वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट जो है वह कॉन्टिन्यूस। तो हमने जो ये तीनों पोस्टुलेट किए हैं इनको हम पिक्चर की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं।
तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स अरेंज्ड हैं वो हमने मान लिया कि वो इस तरह से अरेंज्ड है। इसमें जो ये बॉल्स हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ये स्प्रिंग है ये एटम्स के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, लेकिन हम इस पिक्चर को 3 डायमेंशन में एज्यूम करेंगे। तो सॉलिड जो है उसके अंदर एटम्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब ये हर एक एटम ये वाइब्रेट कर रहा है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहा है। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि अभी जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका इन सभी की वाइब्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इनकी वाइब्रेशंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। जो थर्ड पॉइंट है, हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब इनकी एनर्जी की हर वैल्यू अलाउड है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी एनर्जी की। तो अभी जैसे हमने बात की, हमने पहले तो ये 3 पॉइंट्स मान लिए। अब हम सबकी एनर्जीज को निकाल लें, उनको ऐड कर दें, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन एटम तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करें, हर एक की एनर्जी निकालें और उनको ऐड करें, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हम सेकंड एक दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सभी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स से, टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर से, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इस केस में क्या हो गई, एवरेज एनर्जी ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने एवरेज एनर्जी निकाल ली हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम से, एन से, और इसे हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से भी, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। क्या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3n, और एवरेज एनर्जी को यहाँ पर हम मान लेते हैं ई बार। तो हमारे पास अगर कोई क्लासिकल सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, तो उनकी एवरेज एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी ई बार इज इक्वल टू 0 to infinity E divided by k dt integration with respect to E divided by k dt dE। तो यहाँ पर E क्या है, E is the energy of each harmonic oscillator। Kb, this is the Maxwell-Boltzmann constant। T is the that equilibrium temperature। तो यहाँ पर जो E है, E is the energy of each harmonic oscillator। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाता हूँ मैं, एक सिंगल, एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक बॉल है, ये एक रिजिड स्पॉट है। तो इसे जब हम पुल करके जब रिलीज करते हैं तो ये जो बॉल है इसके अंदर ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगे, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। जैसे कि ये टेस्ट केस में अगर ये ऐसे है और ये x क्या हो गया, यहाँ पर x इज द एक्सटेंशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये डिस्टेंस इसकी मीन पोजीशन से इतनी है।
और यहाँ पर जो ये एटम्स है ये भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो ये जो एटम है ये अपनी मेन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसके बाद वाइब्रेट करने लगेगा। सिमिलरली ऐसे ही तो ये एटम अपनी मेन पोजीशन के बाद वाइब्रेट कर रहे हैं सभी। तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, हाफ kx²। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m। ओमेगा दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ से हम ओमेगा के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 1/2 m p², 1/2 m ओमेगा² x²। तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस में ऐसे लिखा जाएगा, 0 to infinity, यहाँ पर 1/2 p²/m प्लस 1/2 m ओमेगा² x² e⁻⁻ p²/2m प्लस 1/2 m ओमेगा² x² डिवाइडेड बाय kBt इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dp dx डिवाइडेड बाय 0 to infinity e⁻1/2 p²/m 1/2 m ओमेगा² x² बाय kBt dp बाय dx ही आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करने से पहले जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम फर्दर कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 1/2 m हमने मान लिया कैपिटल A है, 1/2 m ओमेगा² इसको हमने B मान लिया, और 1/2 m kBt इसको हमने C मान लिया, और 1/2 m ओमेगा² बाय kBt इसको हमने D मान लिया। और यहाँ से हमको ये भी पता चल रहा है कि A/B करेंगे, A/C करेंगे तो क्या आ जाएगा, A/C किया तो क्या आ गया kBt, और यहाँ पर B/D करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, B/D किया तो क्या आ जाएगा kBt। अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a² प्लस में bx² e⁻⁻cp² माइनस dx² dp dx डिवाइडेड बाय e⁻⁻cp² माइनस dx²
डी डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ए पी स्क्वायर ई रेट पावर माइनस सी पी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स स्क्वायर ई रेट पावर माइनस सी पी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स डिवाइड बाय जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस सी पी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स। आगे अब इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ए पी स्क्वायर ई रेट पावर माइनस सी पी स्क्वायर डी पी। सेकेंड, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इस वाले इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर ई माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स ई माइनस सी पी स्क्वायर डी पी। और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है, ये इसके डिवाइडेड में भी और इसके डिवाइडेड में हम इसे लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस सी पी स्क्वायर डी पी जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसके भी डिवाइडेड में भी यही टर्म आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस सी पी स्क्वायर डी पी और जीरो टू इन्फिनिटी ई रेट बाय माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे ये एक्स वाली टर्म कैंसिल होगी और यहाँ पर डी से इससे कैंसिल होगी, तो क्या बचा हमारे पास, जीरो टू इन्फिनिटी ए पी स्क्वायर ई माइनस सी पी स्क्वायर डी पी डिवाइड बाय जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस सी पी स्क्वायर डी पी प्लस जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स स्क्वायर ई माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड में जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशंस यहाँ पर आए हैं, ये इनको हम लैप्लास इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है जीरो टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई रेट माइनस एस टी स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 4 1 बाय एस रेट पावर 3/2। और
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेट बार माइनस एस टी स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 1 बाई एस रेट पावर 1/2। तो इन इंटीग्रेशंस की मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए पी स्क्वेयर ई माइनस सी पी स्क्वेयर डी पी है, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी की जगह पर यहाँ पर एस है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 1 बाई सी रेट पावर 3/2 डिवाइडेड में ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 1 बाई सी 1/2 प्लस सेकेंड डी एक्स स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर ई रेट पावर डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। तो इसकी मदद से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर रूट ऑफ पाई 4 1 डी 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 1 बाई डी 1/2। तो किसके इक्वल आ गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया 2 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया 2, ये सी रेट बार 3/2, यहाँ पर 1/2 है, 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 1। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ए डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी डी की पावर 3/2 है, यहाँ पर डी की पावर 1/2 है, 3/2 माइनस 1/2 यानी कि डी की पावर 1। अभी बी डी और ए बाई सी की वैल्यू के बी टी है ये, और बी बाई डी की वैल्यू भी के बी टी है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/2 के बी टी प्लस 1/2 के बी टी। तो जो एवरेज एनर्जी है वो हमारी इक्वल आ गई के बी टी के। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या थी, U = 3N। ये एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली, लगी 3N KBT, ये आ गई। और CV क्या था, डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पर U 3N KBT है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया 3N KB। तो CV की वैल्यू ये आ गई, कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम these are constant and KB this is also a constant। अगर number of particles n this is equal to एवोगैड्रो नंबर, यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम ही है तो n के इक्वल हो जाएगा। n क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये CV क्या हो गया 3N A KB, NA KB, ये किसके इक्वल लगता है R की। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू तो क्या आते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कि CV की वैल्यू आ गई 3 × 8.3 जूल
पर केल्विन पर मोल। 24.9 जूल per Kelvin per mole, which is nearly equal to 25 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर Cv की जो वैल्यू आई है 3R, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो ग्राफ है जो हमने इस थ्योरी से जो ग्राफ हमारा आया है वो क्या आया है? एक स्ट्रेट लाइन आई है 3R। Cv 3R ही रहता है। यहाँ पे x एक्सिस किलो टेम्परेचर डिग्री केल्विन और अलोंग वाई एक्सिस स्पेसिफिक हीट। लेकिन क्या हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा ऐसा था? हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा तो ऐसा था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने थ्योरी कंसिडर की थी वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच नहीं कर पा रहे। थ्योरेटिकल वैल्यू अलग आ रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आ रही है। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कह रही है कि Cv 3R के इक्वल होना चाहिए हमेशा, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पर वेरिएशन है, Cv टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमने जब थ्योरी को कंसिडर कर रहे थे वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। हमें कुछ जो पोस्टुलेट थे वो हमने गलत लिए। हमने इस थ्योरी के अंदर 3 पोस्टुलेट कंसिडर किए थे। पहला पोस्टुलेट हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब कि सभी एटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट कॉन्टिन्यूस, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस है। थर्ड इंडिपेंडेंट, यानी कि सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है इसमें हमने क्या माना? जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने ये माना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हैं उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस है, यानी कि उनकी एनर्जी की सभी वैल्यू अलाउड है। इसका मतलब हम उसे क्लासिकल ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एटम बहुत ही टाइनी है उस रेंज पे हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह क्वांटम मैकेनिक्स यूज करनी चाहिए। तो हम सेकंड पॉइंट में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं, बाकी पॉइंट्स हम सेम रखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम क्या मान लेते हैं कि जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी डिस्क्रीट है, और फिर हम दोबारा से थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच हो रही है या नहीं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये स्टडी करेंगे, जिसमें ये तीनों पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट में हम ज़रा सा चेंज कर देंगे और फिर एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही।